इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी ह्यूज गैप के बाद क्लासेस फिर से स्टार्ट किया जा रहा है और चैनल पे बने रहेंगे सभी लोग। और आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर फ्लक्स पढ़ लेते हैं, फ्लक्स पढ़ने के बाद हम गास थ्योरम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। इससे फाई ई से डिनोट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका नोटेशन है फाई ई। अब फ्लक्स क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एरिया वेक्टर को समझ लेते हैं। इसको एरिया वेक्टर को। अब एरिया वेक्टर क्या है? जैसे इसको एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को समझेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। किसी भी प्लेन के, किसी भी पृष्ठ के उसके परपेंडिकुलर जो गुजरने वाला वेक्टर होता है वही एरिया वेक्टर कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पृष्ठ है, मान लीजिए कि अगर एक पृष्ठ है, ये अगर पृष्ठ है तो इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर अर्थात इससे पास होकर के इससे इसके लंबवत जो वेक्टर निकलेगा, जो वेक्टर खींचेंगे वही एरिया वेक्टर होता है। तो ये डिपेंड करता है सरफेस पे कि वो सरफेस कैसा है, 2D है कि 3D है। बात समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2D सरफेस है, अगर एक 2D पृष्ठ है तो इसके दो एरिया वेक्टर बनेंगे। एक एरिया वेक्टर इसके ऊपर की तरफ बनेगा और एक एरिया वेक्टर इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ बनेगा। जैसे अगर ये इस तरह से अगर ये सरफेस दिख रहा है तो इसके इस पृष्ठ के बाहर की तरफ एक एरिया वेक्टर बनेगा और इसी के इस साइड में एक एरिया वेक्टर बनेगा। तो बात समझिएगा, ये 2D सरफेस है, यानी कि जो 2D सरफेस होते हैं, यानी कि खुला प्लेन कह सकते हैं, हम खुला पृष्ठ कह सकते हैं। जो खुला पृष्ठ होता है उसके दोनों तरफ का जो वेक्टर होता है अलाउड होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ का वेक्टर जो है अलाउड होता है, यानी कि दोनों वेक्टर लेते हैं, या तो हम बाहर की तरफ का ले लेते हैं और अंदर की तरफ का ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये एक ओपन टाइप का सरफेस है, यानी कि इसको 2D सरफेस कह सकते हैं हम, और इसके दोनों वेक्टर को काउंट करेंगे, ठीक। इसी तरह से जो 3D सरफेस होता है, तो 3D सरफेस में जो एरिया वेक्टर काउंट होगा वो ओनली आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ का ही एरिया वेक्टर काउंट करेंगे। उस पृष्ठ के अंदर की तरफ वो एरिया वेक्टर काउंट नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अभी बस समझते हैं इसको। तो एरिया वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल सदिश क्या है? किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत खींचा गया सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसको ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? इसको ए से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये किसी तरफ का, ये x है, ये y है और ये z है, और यहाँ पर एक स्क्वायर बना है,
ए बी सी डी, इसका साइड ए है, इसका भी साइड ए है, इसका भी साइड ए है, या एक्स ले लेते हैं, इसका साइड एक्स और ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी, ठीक। तो इस चैप्टर में आप इसके पहले जो पढ़े हैं, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे एरिया एक स्केलर नहीं बल्कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसे? अगर हम पूछें कि एरिया बताइए इसका क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या? ए बी क्रॉस बी सी। क्लियर है? यहाँ पर इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वह क्या होगा? ए बी क्रॉस बी सी होगा, है ना? तो ए बी क्रॉस बी सी होगा। यहाँ पर जो ए बी का जो साइड है वो यक्स है, और जो बी सी का भी साइड है वो भी यक्स है। जबकि वेक्टर के कंसेप्ट से हम जानते हैं कि दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वह जो एंगल होता है दोनों वेक्टर का, वह साइन थीटा के रिस्पेक्ट में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा इनटू साइन थीटा, अर्थात जो एंगल होगा वहां पे वह साइन 90 डिग्री होगा। यहाँ पे एंगल कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जो एरिया निकलेगा, अर्थात जो एरिया निकलेगा वह एक्स स्क्वायर साइन 90 अंश का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, अर्थात ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम बात करेंगे जो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर जो होगा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा। नोट करेंगे एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस पृष्ठ के या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड कैप के अलाउंग होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड कैप के अलाउंग, एक्स के अलाउंग आई कैप होता है, वाई के जे कैप होता है और इसका के कैप होता है। तो जेड कैप के अलाउंग क्या हो जाएगा? के कैप या एक्स स्क्वायर माइनस के कैप, ठीक है ना? क्योंकि जो तीसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वह के कैप होगा, ठीक ना? एक्स के अलाउंग वाई कैप, इसके जे और ये के कैप। तो 3D में देखेंगे तो के कैप के अलाउंग होगा, तो एक तो बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ के लिए ये होगा, और जो अंदर होगा अंदर की तरफ वो माइनस में होगा, ठीक है ना? ये बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि जो एरिया इसका निकालेंगे हम लोग, वो ए बी क्रॉस बी सी के, तो ए बी का जो वैल्यू है वो x है और जो बी सी का वैल्यू भी x है, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये तो क्लियर है? तो ये किसके हम बताए हैं कि जो एरिया वेक्टर है उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, अर्थात उस पृष्ठ या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा। तो बाहर की तरफ लेंगे तो हम के कैप लेंगे, और जो अंदर की तरफ लेंगे तो माइनस में के कैप होंगे। तो जो एरिया निकलेगा हमारा वह एक्स स्क्वायर के कैप होगा। ये क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे लिया, एक्स है, ये वाई है, ये जे है, और यहाँ पे कोई सर्किल बना दिया, और ये सर्किल बना दिया, इसका एरिया पूछेगा, तो बताइए क्या होगा? तो कभी भी हम जानते हैं एरिया वेक्टर एक तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। अगर 2D सरफेस है तो 2D सरफेस है तो इसका जो एरिया होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसका रेडियस अगर आर लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर होगा तो क्या पाई आर स्क्वायर के कैप हो जाएगा, या माइनस पाई आर स्क्वायर के कैप हो जाएगा, अगर हम 3D में देखेंगे तो। बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनेंगे उनका एरिया वेक्टर आप काउंट कर लेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि वो डिपेंड करेगा पृष्ठ पे कि वो कैसा पृष्ठ है।
बात करते हैं हम वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? डिफाइन करेंगे किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बर वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे? फाई ई से। बात समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई पृष्ठ है, अगर ये कोई पृष्ठ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हम आपसे पूछें कि बताइए फ्लक्स कितना होगा, तो कितना बताइएगा? फ्लक्स होगा 3, क्योंकि इस पृष्ठ से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी वही हमारा फ्लक्स होगा। अर्थात जो फ्लक्स है, जो फाई ई है, प्रोपोर्शनल है किसके? ई के। अर्थात फील्ड लाइन जितना अधिक हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको देखते हैं, अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक, बात समझिएगा, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अर्थात जो फ्लक्स है वो एरिया में भी डिपेंड करता है। अगर उस पृष्ठ को अगर हम बड़ा कर दें और उससे जितना फील्ड लाइन पास करेगा तो अधिक एरिया बड़ा होने पर फील्ड लाइन अधिक पास होगा, और एरिया कम रहेगा तो फील्ड लाइन कम पास होगा। ठीक है, अर्थात इसमें जो फील्ड लाइन है, जितना ही अधिक फील्ड लाइन होगा उतना ही फ्लक्स होगा, और जितना एरिया बड़ा होगा फ्लक्स भी उतना अधिक होगा। अर्थात जो फाई प्रोपोर्शनल होता है ई के, और एक बार जो फाई प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? ए के। अर्थात जो फ्लक्स होगा फाई प्रोपोर्शनल ई डॉट ए हो जाएगा। फाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? ई डॉट ए हो जाएगा। अर्थात हम देखेंगे तो फाई ई का जो फार्मूला निकलेगा ई इंटू ए निकलेगा, ई इंटू ए निकलेगा। अब बात करते हैं कि अगर फ्लक्स लाइन एंगल पे गुजरे तब क्या होगा? तो जब एंगल पे गुजरती है फ्लक्स लाइन तो उसको ध्यान से देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ये एक पृष्ठ है और फील्ड लाइन नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और पूछ लिया आपसे कि बताइए फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होगा इस पृष्ठ से परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। इस पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। तो जब पृष्ठ के लंबवत होगा तो यहाँ पर देखेंगे थीटा एंगल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है तो इसके अलोंग ई कॉस थीटा होगा। ई के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ई कॉस थीटा होगा और एक ई साइन थीटा होगा। अर्थात ये जो कंपोनेंट बनेगा इसका वह कितना होगा? ई साइन थीटा होगा। तो जो एंगल हम लेंगे
वो किधर का एंगल लेंगे, जो एरिया वेक्टर के अलाउंग है, अर्थात जो एरिया वेक्टर ये है इसके अलाउंग ई का थीटा हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स का जो फार्मूला निकल करके आएगा ई कॉस थीटा डॉट ए, अर्थात जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह ई डॉट ए कास थीटा होगा। क्या होगा, ई डॉट ए कास थीटा होगा। अब बात ये है कि अगर कोई भी फील्ड लाइन, अगर ये पृष्ठ है, अगर ये पृष्ठ है और फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, ये जो पृष्ठ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, थीटा एंगल पे जा रही है, तो एंगल हम कौन सा एंगल लेते हैं, जो हमेशा एरिया वेक्टर के अलाउंग होता है। ठीक, तो ये पृष्ठ जो है, कहने का मतलब ये है कि ये अगर पृष्ठ लेते हैं हम, अगर हम देखेंगे तो इसको, इसके परपेंडिकुलर ये होगा, अगर फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये होगा। लेकिन अगर फील्ड लाइन ऐसे है, जो पृष्ठ ऐसे है और फील्ड लाइन इसके अलाउंग गुजर रही है, यानी कि ऐसे है और इसके अलाउंग गुजर रही है, अर्थात ये इसको पास करके स्पर्श करके जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर बनेगा वह 90 डिग्री पे बनेगा, अर्थात एरिया वेक्टर जो होगा वह 90 डिग्री पे होगा। और जो फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा, जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू जो होगा वह 90 डिग्री होगा और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है उसके अलोंग ये एरिया वेक्टर है और फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे है, फील्ड लाइन ऐसे है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वह 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, बात समझ में आया कि जो थीटा है वो क्या है, जो ये थीटा है वो ई एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है और एरिया वेक्टर हमेशा उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा। ये बात हमेशा दिमाग में नोट कर ले। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बता रहे थे कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है वह किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। किस पे, सरफेस, अर्थात जो सरफेस होगा वह 2 टाइप का होगा, एक 2D होगा और एक जो होगा वह 3D होगा। ठीक है ना, तो 2D वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वह दोनों काउंट करेंगे, लेकिन जो 3D का होगा वो केवल आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ जो होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, वही काउंट होगा। तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी के बेस पे हम उसको सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जेड और यहाँ पे ये बन गया कि Q, और फील्ड लाइन ऐसे है, एक कांस्टेंट फील्ड लाइन है, जो E है वो E नॉट एक्स है। क्या है, E नॉट एक्स है। जो फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट एक्स है और इन सबका साइड A है, सबका साइड क्या है, A है। तो ध्यान से समझ लीजिए, ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है वह एक 3D सरफेस है। क्या है, 3D सरफेस है।
तो जब 3D सरफेस है तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उस पृष्ठ के एलोंग परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर हम इस सरफेस की बात करेंगे तो जो एरिया वेक्टर होगा इधर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, एक अगर ये 2D रहता तो इसकी तरफ एक वेक्टर और बनता अंदर की तरफ ऐसे, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस है वो 3D है, इसलिए ये अंदर की तरफ का वेक्टर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर हमेशा लंबवत। ठीक है, ये होगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसके लंबवत ये एरिया वेक्टर बनेगा। यहाँ पर देखेंगे इस पृष्ठ के लंबवत तो ये इसका एरिया वेक्टर बनेगा। और एक जो होगा उस दीवार इस पृष्ठ के पीछे की तरफ और एक सामने की तरफ, तो कुल इस पृष्ठ के 6 एरिया वेक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको। अब इस प्रश्न में पूछ लिया है, एक प्लेन दिया है और इस प्लेन में एक क्यूब है और उसकी साइड ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और पूछ रहा है कि बताइए इस क्यूब के सभी पृष्ठों से कितनी फ्लक्स रेखाएं, अर्थात कितने वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ, कितने वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे या कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा टोटल कुल पृष्ठ के कारण, टोटल कुल नेट फ्लक्स कितना होगा। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हमेशा जो है हम देखेंगे, अगर इसको पृष्ठ 1 मानते हैं, अगर इसको पृष्ठ 1 मानते हैं तो जो एरिया वेक्टर होगा वह ऊपर की तरफ होगा, उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा अर्थात लंबवत होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। अर्थात हम देखेंगे जो फाई 1 होगा वह ई डॉट ए कास थीटा होगा, जो ई है वो ई नॉट एक्स दिया हुआ है, जो एरिया होगा इसका वो ए स्क्वायर होगा, जो एंगल होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बात समझिएगा, अब खत्म है। दो चीज समझ गए, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फिनिश है। अर्थात यहाँ पर कास 90 डिग्री होगा, अर्थात जो फ्लक्स जो गुजरेगा फर्स्ट पृष्ठ के कारण वो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, एक के लिए पहले पृष्ठ के कारण। नेक्स्ट अगर इसको हम दूसरा पृष्ठ मानते हैं तो इसका एरिया वेक्टर इस फील्ड के अलोंग होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अर्थात हम देखेंगे तो जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है और जो फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। अर्थात अगर हम दूसरे पृष्ठ के कारण देखेंगे, दूसरे पृष्ठ के कारण, दूसरे पृष्ठ पर अगर हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई 2 ई डॉट ए कास थीटा होगा। क्या होगा, ई डॉट ए कॉस थीटा होगा। ई का जो वैल्यू है वो ई नॉट एक्स है और जो ए है वो ए स्क्वायर होगा और जो थीटा है वो 0 डिग्री है। अर्थात जो फाई होगा वह ई नॉट एक्स ए स्क्वायर होगा, क्योंकि कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जो फाई निकल के आएगा ई नॉट एक्स ए स्क्वायर आएगा। क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा जो फ्लक्स है, जो तीसरा जो पृष्ठ है वो तीसरे पृष्ठ के एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उस पृष्ठ के। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अर्थात जो तीसरे के कारण, तीसरे फलक के कारण जो फ्लक्स होगा फाई 3 ई डॉट ए कास 90 डिग्री, अर्थात जो फाई 3 होगा वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। क्यों, कैलकुलेट ही नहीं करना है जब एंगल 90 डिग्री है तो खत्म है। चौथा देखेंगे आप, चौथा अर्थात फाई 4 का वैल्यू अगर देखेंगे आप, इसको अगर हम चौथा पृष्ठ मानते हैं तो जो एरिया वेक्टर होगा
वो इस पृष्ठ के अलॉन्ग परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। और देखेंगे आप तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। अर्थात जो यहाँ पे फ्लक्स होगा फाई जो 4 होगा वह ई नॉट एक्स ए स्क्वायर माइनस में होगा, ठीक है। अर्थात फाई 4 का जो वैल्यू होगा माइनस ई नॉट एक्स ए स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब दो फेज और बच गए हैं। दो फेज, एक फेज तो इसके सामने के तरफ वाला और एक फेज इसके पीछे के तरफ वाला। तो जब सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इसके अलॉन्ग होगा परपेंडिकुलर और दूसरे पृष्ठ इसके पीछे के तरफ, दोनों कंडीशन में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा। अर्थात जो फाई 4 है और जो फाई 5 है और जो फाई 6 है वो भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनेंगे दोनों केसेस में। अर्थात अगर हम नेट फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो 0 है, ये प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, तो ये दोनों भी 0 हो जाएंगी, ये भी 0 है और दो फ्लक्स ऑलरेडी 0 हो गया है और यहाँ पे 90 डिग्री तीसरे फेज वाला फ्लक्स भी 0 है। अर्थात टोटल फ्लक्स जो होगा वह 0 होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप पुनः एक बार रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कहाँ से किस पॉइंट पे आपको दिक्कत है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात समझने वाला है वो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। हम बताए हैं आपको कि जो एरिया वेक्टर होगा, अगर 2D सरफेस है, यानी कि अगर एक प्लेन कोई है 2D सरफेस है तो उसके दोनों एरिया वेक्टर काउंट होंगे। अगर कोई 3D सरफेस है, बंद पृष्ठ है, 3D का मतलब बंद पृष्ठ, बात समझिएगा, 3D का मतलब बंद पृष्ठ और 2D का मतलब एक खुला पृष्ठ, ठीक है, आसान समझिए। तो 2D वाले में जो खुला पृष्ठ है उसके दोनों एरिया वेक्टर काउंट होंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। लेकिन अगर 3D है तो उसका केवल उस पृष्ठ पर परपेंडिकुलर होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर हम बात करते हैं एक सिलेंडर की, अगर बात करते हैं तो एक सिलेंडर की बात करते हैं तो इसके जो एरिया वेक्टर होगा, एक एरिया वेक्टर बाहर होगा और एक एरिया वेक्टर इधर होगा इसके पृष्ठ के, ठीक है। अगर इसके कई सरफेस पे लेंगे तो एक एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ। क्लियर है? तो ये आज के वीडियो में इतना ही तक। ऑल द वेरी बेस्ट।